हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग यानी कि पहली हेडिंग है सफलता के सर्वोच्च शिखर पर भारत। पैरालंपिक का जो आयोजन किया जा रहा है टोक्यो में, यानी जापान की राजधानी टोक्यो में, उसमें भारत ने ओलंपिक के इतर पैरालंपिक में काफ़ी अच्छा बेहतर यानी कह सकते हैं आपने प्रदर्शन किया हुआ है और इसमें अभी तक भारत ने 17 पदक जीत लिए हैं, जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक हैं। भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में शनिवार का दिन दोहरी स्वर्णिम सफलता वाला रहा। मौजूदा विश्व चैंपियन प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। उनके अलावा मनीष नरवाल ने निशानेबाजी में देश को स्वर्ण पदक दिलाया। इतना ही नहीं, निशानेबाज सिंहराज आधना ने रजत पदक और मनोज सरकार ने बैडमिंटन में कांस्य पदक हासिल किया है। भारत ने इस पैरालंपिक में अब तक 17 पदक जीते हैं और वह पदक तालिका में 26वें स्थान पर है। इसके अलावा भारत को रविवार को यानी कि आज के दिन 2 और पदक मिलेंगे। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी डीएम सुहास एल यतिराज और कृष्णा नागर बैडमिंटन के फाइनल में पहुंच चुके हैं। अगर वह फाइनल की बाधा पार कर लेंगे तो 2 स्वर्ण पदक और आ सकते हैं। जीत के जश्न में तालिबान की फायरिंग और इसमें 70 लोगों की मौत हुई है। पंजशीर इलाके में जो एक खबर फैलाई गई कि पंजशीर इलाके में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, उसके बाद ये हर्ष फायरिंग हुई है जिसमें वहां के 70 लोगों की मौत हुई है। और ये 70 लोग दो प्रांतों में सबसे ज़्यादा मारे गए हैं। एक है काबुल और दूसरा है नांगरहार। यहाँ पर 2 इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अफगानिस्तान ने पंजशीर प्रांत पर जीत की खबर पर तालिबान ने शुक्रवार की रात देश भर में फायरिंग की, जिसमें 70 लोग मारे गए हैं। मरने वालों की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि अभी कई प्रांतों से खबरें नहीं मिली हैं। हालांकि नॉर्दर्न अलायंस ने पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे को खारिज किया है। अलायंस ने कहा है कि उसका पंजशीर पर अभी भी नियंत्रण है। तालिबान की फायरिंग में सबसे ज़्यादा काबुल और नांगरहार प्रांत में 17 लोग मारे गए हैं। काबुल में एक अस्पताल ने 17 लोगों के मारे जाने और 41 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक तालिबान के एक कमांडर ने शुक्रवार को दावा किया कि हम पूरी तरीके से पंजशीर पर नियंत्रण कर चुके हैं। वहीं पर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि उनके लोगों ने हथियार नहीं डाले हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि इसमें शक नहीं है कि हम मुश्किल हालात में हैं। हम तालिबान के हमले का मुकाबला कर रहे हैं। हमारा अब भी नियंत्रण है। सालेह पंजशीर में तालिबान से मुकाबला कर रहे गठबंधन बलों नॉर्दर्न अलायंस के कमांडरों में से एक हैं। नेक्स्ट है अदालतों में लंबित मामले चुनौती बने। रिजिजू, जो देश के नए कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। देश की निचली अदालतों में लंबित मामले एक चुनौती बन गए हैं और इस पर तत्परता से ध्यान देने की जरूरत है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की मौजूदगी में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह चिंता व्यक्त की है और कहा है कि न्याय में देरी हम सभी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कानून मंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी, बल्कि भारतीय न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए समर्थन भी देगी। सीजेआई रमन्ना को सम्मानित करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक समारोह में कानून मंत्री ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि लोग एक मुद्दा उठाते रहते हैं और वह है मामलों का लंबित होना, जो हम सभी के लिए एक चुनौती बन गया है। हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के में मामले लंबित होने पर बात करते हैं, किंतु अगर आप बारीकी से देखें तो हमें वास्तव में निचली अदालतों पर तत्परता से ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज है नेटग्रिड बनकर तैयार, प्रधानमंत्री जल्द करेंगे उद्घाटन। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद
आखिरकार नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड बनकर तैयार हो गया है और जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना लोकतंत्र की सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने लोकतंत्र की सफलता के बीच बिट कांस्टेबल की भूमिका को भी अहम बताया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर गृह मंत्री शाह ने कहा कि देश में शांति और सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुखता है और उसे सुनिश्चित करने में नेट ग्रिड की भूमिका अहम होगी। नेट ग्रिड में देश में 21 एजेंसियों के बीच सूचनाओं का रियल टाइम आदान प्रदान होगा और उनका विश्लेषण भी किया जा सकेगा। इससे किसी भी तरह की संदेहास्पद गतिविधियों को तत्काल पकड़ा जा सकेगा और उस पर भी नजर रखी जा सकेगी। इस ग्रिड से आतंकरोधी अभियान को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। नेक्स्ट है, इस महीने अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सक्रियता इस महीने और बढ़ने के संकेत हैं। एक तो उनकी इस महीने अमेरिकी यात्रा को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां उनकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होगी। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स देशों के संगठन की बैठक को भी प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। देखिए, संघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स संगठन के बारे में आपको दैनिक जागरण के डिस्कशन में ही कई बार काफी विस्तार रूप से बताया जा चुका है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर भारत व अमेरिका के अधिकार लगातार संपर्क में हैं। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला की अमेरिका यात्रा के दौरान भी इस बारे में कई बात हुई है। पूर्व के वर्षों में भी प्रधानमंत्री मोदी सितंबर माह में अमेरिका गए हैं। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र की सालाना बैठक भी होती है। अंतिम फैसला अगले 10 दिनों में होने की उम्मीद तय की जा रही है। अभी तक ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के प्रमुखों की बैठक इस साल भी वर्चुअल तरीके से ही होगी। इस बार ब्रिक्स की अगुवाई भारत कर रहा है, लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए ब्रिक्स की तमाम बैठकें वर्चुअल तरीके से ही हो रही हैं। 9 सितंबर 2021 को होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। जहां तक एससीओ की शिखर बैठक की बात है तो यह तय है कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। वैसे इस बार की बैठक दुशांबे में 16 से 17 दिसंबर 2021 को होगी। इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के नेता शामिल होंगे। पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान इसमें हिस्सा लेने के लिए दुशांबे जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी इसमें शिरकत करने के संकेत हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। देखिए, अगर आप जो दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर का डिस्कशन है डेली देखते हैं तो उसमें आपको डेली ऐसे फैक्ट्स बताए जाएंगे जो कई बार रिपीट होते रहते हैं, फिर उसे आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वो कई बार रिपीट होते रहते हैं तो आपको याद भी होता रहता है और उसका रिवीजन भी होता रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत और सिंगापुर की नौसेना ने किया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। भारत और सिंगापुर की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया। शनिवार को संपन्न यह संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच हासिल पारस्परिकता का पर्याप्त प्रमाण है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास यानी कि सिम्बेक्स का 28वां संस्करण 2 से 4 सितंबर के बीच चलाया गया है। भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास में एक हेलीकॉप्टर के साथ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS रणविजय, ASW कॉर्वेट INS क्लिंटन और गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा, एक P-81 लॉन्ग रेंज मेरीटाइम गश्ती विमान से प्रतिनिधित्व किया है। सिंगापुर की ओर से एक अजेय श्रेणी का युद्धपोत RSS स्टीफॉस्ट, एक S-70B नौसेना हेलीकॉप्टर, एक विक्ट्री क्लास मिसाइल कॉर्वेट शामिल किया गया है। 1994 में शुरू हुआ सिम्बेक्स किसी विदेशी नौसेना के साथ सबसे लंबा निर्बाध द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। महामारी की इस चुनौतियों के समय में भी इस महत्वपूर्ण अभ्यास का जारी रहना दोनों देशों के मजबूत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की मजबूती को दर्शाता है।
नेक्स्ट न्यूज़ है, पाक ने दुनिया को दिया संकेत, काबुल में अब चलेगा उसका सिक्का। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई और तालिबान के बीच रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अब किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन शनिवार को आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अचानक काबुल पहुंचकर इस बारे में जो थोड़ी कह सकते हैं कि गुंजाइश थी उसको भी खत्म कर दिया है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान की मीडिया की तरफ से बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक व कारोबारी क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशना है। जानकार मानते हैं कि काबुल में सरकार बनाने को लेकर जिस तरह का गतिरोध तालिबान के बीच उभरा है उसे खत्म करने के लिए ही यह यात्रा हुई है। भारतीय कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आईएसआई प्रमुख की यह यात्रा भारत समेत तमाम दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश है कि अफगानिस्तान में फिलहाल उसी का सिक्का चलेगा। शनिवार को सुबह फैज हमीद के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी काबुल स्थित पाकिस्तानी दूतावास पहुंचे। पाकिस्तान काबुल में दुनिया का एकमात्र दूतावास है जो मौजूदा संकट काल में भी पूरी तरह से खुला रहा है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि किसान कल्याण में राज्यों की भूमिका बढ़ाएगी केंद्र सरकार। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन तो सुस्त पड़ गया है, लेकिन अभी भी कुछ दल राजनीति को धार देने में जुटे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार अब सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर कृषि विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। केंद्र यह संदेश भी देगा कि उसकी भरपूर मदद के बाद भी किसान तभी आगे बढ़ेंगे जब राज्य पूरी मदद करेंगे। कोशिश यह होगी कि कृषि योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री सर्वाधिक जागरूक हो ताकि योजनाएं परवान चढ़ें। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्रियों का साथ अलग अलग समूहों में 2 बैठकें होंगी। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री व वाणिज्य मंत्री भी होंगे। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री की बैठक में कुछ देर के लिए शामिल हो सकते हैं। कृषि क्षेत्र की कमजोर कड़ियों की पहचान के साथ खेती की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने और कृषि के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बीज से बाजार तक की योजना को लागू करने को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र सरकार गहन विचार विमर्श करेगी। नेक्स्ट न्यूज है, $1 से कम पर लाएंगे प्रति किलो हाइड्रोजन का दाम। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी कंपनी 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से कम 100 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता हासिल करेगी, जिसे कार्बन मुक्त ग्रीन हाइड्रोजन में बदला जा सकेगा। उन्होंने अगले 1 दशक में हाइड्रोजन की लागत प्रति किलोग्राम $1 से नीचे लाने के लिए 1-1-1 का विभाजन की पेशकश की है। भारत तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश है। सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली पैदा कर देश को कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी। अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में कहा, रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की लागत को शुरू में $2 प्रति किलोग्राम से नीचे और फिर एक दशक में $1 से नीचे लाने का लक्ष्य पर काम करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज से। पहला आर्टिकल है तालिबानी राज की चुनौती, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एडिटर संजय गुप्त द्वारा। काबुल पर काबिज हुए 3 सप्ताह गुजरने और अमेरिका सेना के पलायन के बावजूद तालिबान अभी तक अपनी सरकार का गठन नहीं कर पाया है। सरकार गठन को लेकर असमंजस का दौर जारी है। तालिबान के संस्थापकों में शामिल अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में गठित होने जा रहे सरकार से उम्मीदें कम, आशंकाएं ज्यादा हैं। नई सरकार को स्थिरता के साथ साथ अफगानिस्तान की बदहाली दूर करनी होगी। पिछली बार जब 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान में मुल्ला उमर के नेतृत्व में शासन चलाया था, तब उसे न तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर किसी देश ने मान्यता दी थी और न ही तालिबान यह भरोसा दिला सका था कि वे देश की व्यवस्था चला सकते हैं। भारत ने उस समय संयुक्त मोर्चा सरकार थी। तालिबान के राज में 2001 तक अफगानिस्तान से भारत के संबंध नहीं रहे। वास्तव में तालिबान को लेकर भारत का अनुभव बेहद खराब रहा है। एक तो तालिबान ने आतंक के बल पर शासन कायम कर
भारत के करीबी माने जाने वाले तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को गोली मारने के बाद चौराहे पर लटका दिया था, और दूसरा 24 दिसंबर 1999 को भारत के यात्री विमान को जिस तरह अपहरण कर कंधार ले जाया गया वह सीधे सीधे देश को चुनौती देने वाला घटनाक्रम था। 11 सितंबर 2001 की आतंकी घटना के बाद अमेरिका ने अलकायदा और तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए अफगानिस्तान में हमला बोला और इसके फलस्वरूप काबुल में तालिबानी राज समाप्त हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया था। इस कड़ी में हामिद करजई को वहां का राष्ट्रपति बनाया गया, मगर इससे कोई बुनियादी बदलाव नहीं हुआ। न तो अफगानिस्तान लोकतांत्रिक देश बन सका और न ही अमेरिका तालिबान व अलकायदा की जड़ें समाप्त कर सका। अमेरिका को अफगानिस्तान में अपने हस्तक्षेप में मिली असफलता का एहसास होने लगा था, इसलिए पहले तालिबान के साथ बातचीत का रास्ता खोला गया और फिर मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी का ऐलान कर दिया था। 31 अगस्त की अमेरिकी सेनाओं की वापसी हो चुकी है और अफगानिस्तान फिर से तालिबान के कब्जे में है। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी दुनिया में कट्टरता के प्रसार का नया खतरा लेकर आई है। अफगानिस्तान के साझा खतरे के प्रति तमाम देश सचेत हैं। एक समय सऊदी अरब कट्टरता का गढ़ था, लेकिन हाल में वह भी परिवर्तन के राह पर है। विश्व में कई इस्लामिक देश हैं, लेकिन इसमें भी तालिबान सोच की झलक कम मिलती है। शायद ही आज कोई देश यह कहे कि वह अपने यहाँ महिलाओं को सामान्य अधिकार भी नहीं देगा। कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी गतिविधियों में जिस तरह बढ़ोतरी हुई है, वह अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर भारत की चिंता के कारणों को रेखांकित करने वाली है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे थे। जो विरोधी स्वर थे वे भी शांत होने लगे थे, लेकिन अब उनकी सक्रियता फिर से बढ़ने लगी है। केंद्र सरकार को फिर से उभरते खतरे का एहसास है, लेकिन यह आवश्यक है कि सुरक्षा बलों के स्तर पर पहले की कमियां दोहराई ना जाएं। नेक्स्ट आर्टिकल है शिक्षक को चाहिए सुविधा और सम्मान। यह आर्टिकल लिखा है शिक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा। कई वर्ष पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ हवाई यात्रा के दौरान विस्तृत चर्चा करने का अवसर मिला। यहाँ पर जगमोहन सिंह अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने इनसे पूछा कि प्रोफेसर साहब ये बताइए कि हम किस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं अपने राज्य में नहीं पूरे भारत में। तो जगमोहन सिंह ने एक आंसर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, शिक्षक को वेतन नहीं सम्मान चाहिए। वेतन तो नेसेसरी चीज है, लेकिन सम्मान ज़्यादा चाहिए। उन्होंने एक सुझाव दिया कि देखिए, आपके जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी नेता हैं वो शिक्षकों का सम्मान करें। अगर शिक्षक उनसे मिलने जाते हैं तो वो अपनी कुर्सी से खड़े हों, उनका सम्मान करें, उनको बुलाएं। जब वो शिक्षक बैठ जाएं तब वे स्वयं बैठें, और जब शिक्षक जाएं तब उनको गेट तक छोड़ने जाएं। ये सारी बातें जगमोहन सिंह ने लिखा है, आप चाहें तो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने बोला कि ये तो संभव ही नहीं है कि ऐसा हो सके, कि क्योंकि अधिकारी हनक में रहते हैं और नेता मेरे नियंत्रण में तो हैं, लेकिन नेता को ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जा सकता है, वरना वो इस्तीफा दे देंगे। कई बातें होती हैं, ये आप भी जानते हैं। तो उन्होंने असमर्थता जताई। तो जगमोहन सिंह ने बोला कि यही कारण है कि शिक्षा को और शिक्षक को उचित सम्मान भारत में नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक नेता जो बहुत अगर पढ़ा हो, मतलब कुछ तो नेता ऐसे हैं जो बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो हाई स्कूल हैं, इंटर हैं या फिर ग्रेजुएशन हैं। लेकिन जो हाई स्कूल हैं, इंटर हैं, कुछ तो बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, उनके सामने अगर एक शिक्षक जाता है और वे अनादर के साथ अगर शिक्षक से बोले तो शिक्षा का क्या स्तर होगा या शिक्षक पर क्या बीतती है, ये आप समझ सकते हैं। तो अब लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इस पर जरूर कोई टिप्पणी करिएगा कि किस तरीके से शिक्षा को और शिक्षक को सम्मान दिलाया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था खासी चर्चित रही है। देश में कई दल वहां के शिक्षा परिदृश्य का अवलोकन करने के लिए भी गए हैं। मालूम नहीं कि
उन्होंने इस पर गौर किया होगा कि नहीं। फिनलैंड के समाज में सबसे विशिष्ट व्यक्ति या कहें वीआईपी का दर्जा शिक्षक को ही प्राप्त है। इसका उल्लेख किसी अनुक्रम सूची में तो नहीं है, परंतु वहाँ के लोगों के व्यवहार में यह प्रत्यक्ष दिखता है। और इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से भारत में संघ लोक सेवा आयोग एक प्रतिष्ठित परीक्षा है, उसी तरीके से फिनलैंड में अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आयोजित परीक्षा को सर्वश्रेष्ठ परीक्षा माना जाता है। इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ प्रतिभा ही अध्यापक वर्ग में प्रवेश पा सकती है। ऐसे में शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरे मन में इस आकांक्षा का अंकुर फूटना स्वाभाविक था। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की आस बंधी है। इसमें अपेक्षित परिणामों के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक होंगे और शिक्षकों का योगदान ही ऐसे प्रयासों के केंद्र में होगा। शिक्षा नीति में भी कई तथ्य को स्वीकार किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षा नीति इस प्रकार लागू की जाएगी कि अध्यापन के पेशे में सबसे प्रतिभाशाली लोगों का चयन हो सके। इसके साथ ही उनकी आजीविका, सम्मान और मान मर्यादा और स्वायत्तता भी सुनिश्चित करनी होगी। यह सब सुनने और पढ़ने में अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें सफलता सटीक क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। भारत के अध्यापकों की कर्मठता, लगनशीलता और नया सीखने की तत्परता के नए उदाहरण बीते दिनों देखने को मिले हैं। जो शिक्षक मोबाइल के उपयोग को लेकर हिचकते थे, उन्होंने कोरोना के कठिन समय में उसी मोबाइल को ऑनलाइन शिक्षा का मंच बनाया। नेटवर्क सहित तमाम तकनीकी बाधाओं से जूझने के बावजूद उनकी अहम भूमिका जारी रही। देखिए, कोरोना काल में जिस तरीके से डॉक्टर्स जुझारूपन दिखाते रहे, हम लोग कह सकते हैं कि घरों में रहते थे, कोरोना से भागते थे, बचते थे, लेकिन डॉक्टर्स थे हमारे जो कोरोना से लड़ते रहे, मरीजों की जान बचाने में जूझते रहे। उसी तरीके से शिक्षक भी, आज भी देखिए, शिक्षक को स्कूल बुलाया जाता है तो शिक्षक जाते हैं। भले विद्यार्थी बहुत कम जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक जा रहे हैं और उस कठिन दौर में भी उन्होंने शिक्षा देने का कार्य जारी रखा। स्कूल ओपन नहीं थे, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से वे शिक्षा का कार्य जारी करते रहे। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप शिक्षा प्रणाली जो भारत की है उस पर ये बताएं कि किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में वही पैरालंपिक है जो हम पहली न्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं। एक ही स्पर्धा में भारत को सोना और चांदी। भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने पैरालंपिक में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए भारत की झोली में 3 स्वर्ण पदक डाले हैं। मनीष के साथ साथ P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा का रजत पदक लकी हैट पहने हुए सिंहराज आधना ने जीता है। एक ही स्पर्धा में 2 पदक भारत के नाम रहे। रजत पदक जीतने के बाद आधना ने बताया कि यह मेरी पत्नी ने मुझे तोहफे में दी थी। विश्व रिकॉर्डधारी मनीष ने पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए 218.2 स्कोर के साथ स्वर्ण जीता है। अब देखिए, यहाँ पर पदक तालिका दी गई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत इसमें 26वें स्थान पर है, 4 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ। तो ये आज का 5 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।